2024 के चुनाव तक हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जैसा काम नहीं करेंगे, यानी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त देश की डेमोक्रेसी चौपट होने जा रही है, लगभग हो चुकी है। और इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ही काम हो सकता है, सबसे बड़ा काम है किसी भी तरह अपने अस्तित्व को भी संकट में डाल के, अपनी जिंदगी को भी संकट में डाल के इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। यही एकमात्र धर्म है पॉलिटिकल पार्टी का, सिटीजन का, हर व्यक्ति का। तो मैं उस दल की तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ, व्यक्ति के तौर पे भी रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है एक ज़माने में मैं इलेक्शन पे रिसर्च भी करता था, ऐसी सभाओं में बोलता था, दुनिया भर में जाके कहता था इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, लोगों को समझाता था कि थोड़े से एक्सेप्शन जरूर रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के हिंदुस्तान में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रही है, उसने कुछ काम किया है। आज जाके क्या बोलूँगा समझ नहीं आता। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सैकड़ों गोष्ठियों, सभाओं, सेमिनार में मैंने हिस्सा लिया है। मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, एक ज़माना होता था जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए बातें करते थे, वो नफासत की, बारीकी की बातें होती थी कि भाई एक बेसिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो काम कर ही रही है, अब कैसे इंश्योर करें कि रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बातें होती थी, एक रिप्रेजेंटेटिव पे जनता का कैसे कंट्रोल हो सके, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल मेरा कहना है कि हम इस मौके की जो इमरजेंसी है उसको हम समझें। ये हम नॉर्मल वक्त में पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए कि हम 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी की हत्या करने का तरीका ये नहीं है कि कोई टेलीविजन पे आके या रेडियो पे आके बोलेगा कल से मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया है। नहीं, वो पुराने तरीके थे, बड़े क्रूर तरीके थे। आजकल हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। 21st सेंचुरी में जो भी अथॉरिटेरियन रिजीम होगा उसे इलेक्शन की जरूरत है। वो हमेशा इलेक्शन करवाए, पुतिन भी करवाता है इलेक्शन, एर्दोगन भी इलेक्शन करवाते हैं, राजपक्षे भी करवाते थे परसों तक। तो आज जो चैलेंज है वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने का चैलेंज नहीं है। आज जो चैलेंज है वो ये है कि हम एक इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म ना बने, इलेक्शन जो है किसी एक अथॉरिटेरियन रिजीम का अपेंडेज ना बन जाए, वो बचाने की चैलेंज है आज हमारे सामने। और हम सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस में रखें। इस लिहाज से जो तीनों रेजोल्यूशन है, मैं तीनों का समर्थन करता हूँ। ईवीएम के बारे में मेरी एक धारणा रही है जिससे मेरे तमाम दोस्त बहुत परेशान हुए हैं, और मैं जानता हूँ कि मंच पे बैठे ज़्यादातर साथी मेरे से असहमत होंगे। मैंने बार बार लिखा है, मेरी नज़र में अभी तक इस देश का कोई भी बड़ा चुनाव का परिणाम ईवीएम के चलते नहीं बनता है। यानी कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जनता ने किसी पार्टी के लिए वोट दिया हो और कोई दूसरी पार्टी जीत गई, लेकिन ऐसा हो सकता है। और अगर इस रिजीम की हालत खराब हो गई, जो कि हो रही है, तो 24 में ये हो सकता है। तो हुआ नहीं है एक अलग बात है, इस पर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत एविडेंस अपने दोस्तों से मांगा, बातें बहुत सुनी, मेरे को कॉन्क्रीट एविडेंस बहुत कम मिला है अभी तक, और जब तक एविडेंस नहीं मिले तब तक नहीं खोलना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है। उस लिहाज से आपके जो एक कॉन्क्रीट प्रपोजल है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रेजोल्यूशन के अंदर ईवीएम के बारे में जो बहुत कॉन्क्रीट और टेक्निकल प्रपोजल्स आपने दिए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और वो हमें उस बहस से दूर ले जाते हैं कि ईवीएम छोड़ो, बैलेट बॉक्स लेके आओ, पुराने बैलेट लेके आओ। मेरे विचार से हमें इस बहस में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और आपका प्रपोजल मुझे, आप जरा ध्यान से देखेंगे ना सर, इलियास साहब, आप पाएंगे कि जो कुछ आप चाहते हैं इसके अंदर कर दिया। अच्छे टेक्निकल प्रपोजल हैं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। करवाएगा कौन, भगवान जाने। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब वीवीपैट को लेके बहस हुई, उस बहस को देख के तो शायद बीएससी स्टैटिस्टिक्स करने वाला बच्चा शर्मा जाता है, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जिस प्रपोजल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया,
और एक्सेप्ट होने के बाद आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसको भी लागू नहीं किया है। ये तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की चीज़ है। मगर मुझे लगता है कि इन तीनों में से किसी में अगर आपको थोड़ी सी सफलता मिलने की गुंजाइश है तो वो पहला प्रपोजल है। उसको अगर आप कोर्ट में ठीक से परस्यू करें, हम सब लोग मिलकर करें परस्यू, क्योंकि हर अथॉरिटेरियन रिजीम ये दिखाना चाहता है कि हमने इलेक्शन की काउंटिंग फेयर तरीके से की। इलेक्शन की और किसी फेयरनेस से किसी को कोई मतलब नहीं होता। सब तरह की अनफेयरनेस इलेक्शन में होती है, हर कोई मान के चलता है, सारी दुनिया के सामने पता है। मगर काउंटिंग हम ठीक करते हैं कि हर अथॉरिटेरियन रिजीम दुनिया को, हर डिक्टेटर दुनिया को बताना चाहता है कि हमने काउंटिंग बड़े ठीक तरीके से की थी। इसलिए इस पे यदि सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के सामने कायदे से प्रेशर डाला जाए तो इसमें कुछ गुंजाइश है कि कुछ बातों को स्वीकार कर लिया जाए। जो मनी वाला सवाल है उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एकदम फ्रॉड है, खत्म होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर ले तो मुझे बहुत हैरानी होगी, और अगर सुनवाई हो भी गई तो तारीख पे तारीख मिलेगी और फैसला तो 24 के बाद ही आएगा। और अगर 24 से पहले आ गया तो आपके किसी काम का नहीं। देखिए, हम सब कहते हैं बीजेपी ने कोई कितने 10,000 करोड़ अब तक आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें से 9,000 करोड़ बीजेपी को आ गए। आप शर्मिंदा कर रहे हैं बीजेपी को ये कह के कि 9,000 करोड़ पे देश की राजनीति चला रही है। अरे 9,000 करोड़ कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, कुछ एक चीजें करने के लिए है फॉर्मली। तो ये इस वक्त जो देश की राजनीति चल रही है, जो समझदार लोग हैं वो बताते हैं कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की तैयारी है अगले इलेक्शन की। महाराष्ट्र में ही आपके कितना खर्चा हो गया होगा आपको पता है। कि हाल ही में जो कुछ हुआ, लोकतंत्र की जो मर्यादा ऊंची उठाई गई है महाराष्ट्र, मेहनत और पैसा तो लगा होगा वो सब करने में। तो मनी वाले में माफ कीजिएगा बहुत कुछ होने वाला नहीं है। एक काम हम कर सकते हैं जिसकी जरूरत है, यहाँ बैठा कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है अगर वो 2 साल लगा दे तो। वो ये है, आप देखिए अमेरिका वगैरह में बाकी कुछ नहीं होता, वहाँ का लोकतंत्र बिल्कुल खुला पैसे का लोकतंत्र है, नंगे तरीके से पैसा चलता है वहाँ के लोकतंत्र। हम उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ गिनती बड़े कायदे से करते हैं किसके पास कितना पैसा है, किसने कितने खर्च किया। आपको ऐसे लोग मनी ट्रैकर मिलते हैं वहाँ के लोकतंत्र में। ये काम आप हम लोग इस हॉल में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। हम पैसा ट्रैक करना शुरू करें, कौन पार्टी कितने विज्ञापन दे रही है, किस विज्ञापन का एक ब्रॉड रेट के हिसाब से कितना खर्चा होता है। मैंने एक बार ये काम करवाया था जब मैं रिसर्च किया करता था। हमने कहा इलेक्शन कमीशन को छोड़, हमने 5 बच्चों मतलब बीए के स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जरा गिन के आना कितने होर्डिंग लगे हुए हैं, जरा देखना होर्डिंग का आजकल रेट क्या चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके देखना। इलेक्शन कमीशन की सीमा से 10 गुना ज़्यादा थी वो सारी चीज़ें। ये काम हम कर सकते हैं, पैसे को रुकवाना, इलेक्टोरल बॉन्ड को रुकवाना और पैसे की जो नदी बह रही है उसको रोकना हम लोगों की बस की बात फिलहाल नहीं। और अगर मंच में बैठे हुए लोगों में से कभी कोई सत्ता में आ गया उसके बाद भी वो रोक पाएगा, मुझे अभी नहीं लगता। वो एक बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन उसका कायदे से हिसाब करना, मनी ट्रैकिंग करना ऊपर के लेवल पे और ग्राउंड पे, ये काम है जो कुछ लोग कर सकते हैं। इस चीज़ों को सार्वजनिक करना, ये काम हमें करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा 24 से पहले। तीसरा जो मीडिया का है, मीडिया में फिर जो उसके बारे में बातें हमने कही सब ठीक है। आपके प्रस्ताव में आपने लिखा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके विरुद्ध एक्शन ले। कहीं ऐसा ना हो कि 24 के अंदर हम ये मांग करने लगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन कुछ ना करे। जैसे काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, शायद 24 में हमें ये मांग करनी पड़े कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बताऊँ आपको इलेक्शन कमीशन का, मैंने 2014 में चुनाव लड़ा था, तो इलेक्शन कमीशन का फेक न्यूज़ रोकने का एक तरीका है, आपको कुछ करना होता है। और इलेक्शन के आखिर में मतलब जो बाकी के लिए लड़ रहे थे, कोई खास बुरे नहीं थे, वो सब लड़ रहे थे, वो खुल्ला हर अखबार में उनके ऑफिस में बनाई गई खबर की तरह छप रही थी फ्रंट पेज के ऊपर। उनके ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस से फोटो जाते थे जो अखबार के फ्रंट पेज पर छपते थे। और इलेक्शन खत्म होने के बाद केवल एक कैंडिडेट को फेक न्यूज़ का नोटिस आया और वो मैं था।
तो ये आपका इलेक्शन कमीशन है। मैं 3 महीने तक जवाब देता रहा उस चीज़ का और बाकी किसी को नोटिस नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन मीडिया को क्या कंट्रोल करेगा, मुझे बहुत संदेह है। इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल करेगा? दिक्कत ये ना कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यही सारा मामला है इस वक्त। तो क्या उस पर हम किसी किस्म का सिटीजन वॉच कर सकते हैं? कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया का वॉच करना, उसके बारे में रिपोर्ट करना, पब्लिक में शर्मिंदा करना और एक पब्लिक बायकॉट के कैंपेन चलाना, उसी का फिलहाल असर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 24 तक अगर हम अपना फोकस इन चीज़ों पे रखें, बड़ी नफीस बारीक बातें अगर जिंदा बचे तो कर लेंगे। जिंदा बचने के लिए क्या करना चाहिए उस पर फिलहाल फोकस